हेलो दोस्तों, हिस्ट्री विद आनंद सर मेरे इस YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्राचीन भारतीय सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग ऋग वैदिक काल के अर्थव्यवस्था पर जो है सो चर्चा करेंगे। ये देखेंगे कि आरंभिक जो आर्य थे, मतलब जो ऋग वैदिक आर्य थे, उनका इकोनॉमी जो है सो वो किस प्रकार का था। मतलब पशुपालन की क्या स्थिति थी, कृषि की क्या स्थिति थी, शिल्प और उद्योगों की क्या स्थिति थी, व्यापार वाणिज्य की क्या स्थिति थी और फिर विनिमय प्रणाली की क्या स्थिति थी। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था थी, तो ऋग वैदिक काल की अर्थव्यवस्था पशुपालन पर जो है सो आधारित थी। मतलब कि पशुपालन ऋग वैदिक अर्थव्यवस्था का आधार था, बेस था। पशुओं के इर्द गिर्द ही ऋग वैदिक लोगों का जीवन जो है वो घूमता था, है ना। एक खानाबदोश जो संस्कृति होता है, एक जो चरवाहा जो संस्कृति होता है, तो उस संस्कृति में पशुपालन का जो है सो हम लोग विशेष महत्व देखते हैं। ठीक है ना। हम लोग पाते हैं कि ऋग वैदिक जो सभ्यता थी, ऋग वैदिक लोगों का जो क्षेत्र था, जो निवास क्षेत्र था, तो हम लोग पाते हैं कि उस इलाके में जो है सो बारिश कम होती है ना। और जो भी नदियां उस क्षेत्र में बहती हैं तो उसके बहाव में हम लोग जो है सो लगातार परिवर्तन देखते हैं, है ना। इस वजह से भी हो सकता है कि पशुपालन का जो है सो विशेष महत्व ऋग वैदिक लोगों के जीवन में रहा होगा, है ना। कृषि तो होता था, लेकिन उत्पादन जो होता था वो खाने के लिए कम और चारा पैदा करने के लिए अधिक होता था। ठीक है ना। तो पशुपालन में हम लोग पाते हैं कि कई सारे पशुओं का जो है सो हम लोगों को ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है और हम लोगों को ज्ञात होता है कि गाय और घोड़ा जो है वो विशेष रूप से जो है सो महत्व रखता था ऋग वैदिक लोगों के जीवन में। घोड़े का उल्लेख ऋग्वेद में 215 बार जो है सो किया गया है, गाय का उल्लेख 176 बार किया गया है और बैल का उल्लेख 170 बार किया गया है ना। मुख्य रूप से गाय का अपना एक आर्थिक महत्व था। विनिमय के साधन के रूप में भी हम लोग देखते हैं कि मुख्यतः गाय का जो है सो उपयोग किया जाता था, है ना। पशुपालन का और विशेषकर गाय का इतना महत्व था ऋग वैदिक काल में कि जीवन से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों की अभिव्यक्ति हम लोग पाते हैं क्या कि ऋग वैदिक काल में गाय के माध्यम से होती थी, है ना। जैसे धनी व्यक्ति जो होता था ऋग वैदिक काल में, उसको हम लोग पाते हैं कि गोमत पुकारा जाता था। गोमत ऐसा व्यक्ति जिसके पास गाय अधिक से अधिक संख्या में है ना। ऐसा व्यक्ति सामाजिक रूप से भी प्रतिष्ठित माना जाता था और उसको धनी माना। जिसके पास जितना ज्यादा गाय वो उतना ही ज्यादा जो है सो सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित और वही व्यक्ति धनी की श्रेणी में जो है सो आता था। तो धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। इसी प्रकार से युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का जो है सो प्रयोग हम लोगों को मिलता है। गविष्टि जो शब्द है इसका अर्थ होता है गाय की खोज करना। हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि ऋग वैदिक काल में विभिन्न कबीलों के बीच में क्या होता था कि मुख्य रूप से गाय के लिए जो है सो युद्ध होता था, है ना। तो इसलिए युद्ध के लिए हम लोग गविष्टि शब्द जो है सो देखते हैं। गविष्टि के अतिरिक्त गेसु शब्द का भी प्रयोग मिलता है, गव्य शब्द का भी प्रयोग मिलता है, गम्य शब्द का भी जो है सो प्रयोग मिलता है। इसी प्रकार से राजा को गोपति कहा जाता था, है ना। राजा के लिए गोपति शब्द का जो है सो प्रयोग मिलता है। उसको गोपा भी जो है सो कहा गया है। राजा को गोप्ता ग्रामणी शब्द से भी जो है सो अभिव्यक्त किया गया है ना। समय की माप के लिए हम लोग पाते हैं कि गोधूली शब्द का जो है सो प्रयोग किया गया है ना। इसी प्रकार से प्रातः काल को, है ना, हम लोग पाते हैं कि संगव शब्द का जो है सो इसके लिए हम लोगों को उल्लेख मिलता है। प्रातः काल के लिए संगव शब्द का जो है सो प्रयोग मिलता है। दूरी की माप के लिए गव्यतु शब्द का जो है सो प्रयोग मिलता है और फिर पुत्री को जो है सो दुहिता कहा गया है, मतलब दूध दूहने वाली, है ना। तो ये सारे शब्द जो है सो बताते हैं कि ऋग वैदिक काल में गाय का जो है सो कितना महत्व रहा होगा। हम लोगों को ऋग्वेद में एक और प्रसंग मिलता है, हम लोगों को पनी का जो है सो उल्लेख मिलता है। ये पनी लोग जो है सो कौन थे, तो ये उत्तर हड़प्पाई लोग रहे होंगे। ये अनार्य थे और ऋग्वेद में इनको पशु चोर कहा गया है। आर्यों के दुश्मन के रूप में जो है सो पनियों को चित्रित किया गया है और कहा गया है कि ये पनी लोग जो हैं वो ऋग वैदिक आर्यों के पशुओं को और विशेष करके गाय को जो है सो चुरा लेते थे
और उनको जंगलों में, पहाड़ों में जो है सो छुपा लेते थे, और उन गायों को फिर से प्राप्त करने के लिए आर्य लोग जो हैं वो इंद्र की जो है सो उपासना करते थे। ठीक है ना। तो ये सारा प्रसंग जो है सो ये बता रहा है कि ऋग वैदिक लोगों का जो जीवन था वो पशुओं के इर्द गिर्द और मुख्य रूप से गाय के इर्द गिर्द जो है सो घुमा करता था, है ना। इसी प्रकार से हम लोग पाते हैं कि ऋग वैदिक काल के जो लोग थे तो गाय के साथ साथ भैंस का, भेड़ का, बकरी आदि का भी जो है सो पालन किया जाता था, है ना। वस्तुओं की खरीद बिक्री गाय के माध्यम से होती थी। ऋग्वेद के एक प्रसंग में इंद्र की एक प्रतिमा की कीमत भी हम लोग पाते हैं कि 10 गाय बताया गया है ना। हाथी से ऋग्वैदिक लोग अनजान थे। ऋग्वेद में बाघ और गैंडे का जो है सो कोई उल्लेख हम लोगों को नहीं मिलता। ठीक है ना। अब कृषि की अगर हम लोग बात करते हैं तो पाते हैं क्या कि कृषि जो था वो द्वितीयक पेशा था, है ना। ये उत्पादन कार्य जो था ये खाने के लिए कम और चारा पैदा करने के लिए जो है सो अधिक होता था। ऋग्वैदिक काल में कृषि कार्य करने वाले जो लोग थे उनको मंद बुद्धि का समझा जाता था और उनको अच्छी नजर से जो है सो नहीं देखा जाता था, है ना। जो आज के काल में भी हम लोग देखते हैं, है ना। किसानों को वो सम्मान जो है सो प्राप्त नहीं है जो वास्तव में उनको प्राप्त होना चाहिए, है ना। कृषि कार्य करने वाले लोगों को आज भी हम लोग जो है सो बहुत सम्मान की नजर से जो है सो नहीं देखते हैं, है ना। ये 90% मामलों में तो ऐसा हम लोग मान सकते हैं, है ना। तो कृषि जो था वो द्वितीय पेशा थी। ऋग्वेद में जो 10,462 जो श्लोक हैं उनमें 24 में जो है सो कृषि की चर्चा की गई है, जो काफी कम है और यह भी इंगित करता है कि ऋग्वैदिक काल में कृषि का जो है सो विशेष महत्व नहीं था, है ना। और 24 बार जो उल्लेख किया गया है कृषि का तो ये भी मुख्य रूप से ऋग्वेद के प्रथम और दशम मंडल में जो है सो इसका उल्लेख हम लोगों को मिलता है जो बाद के काल का है ना। मतलब निश्चित रूप से ऋग्वैदिक जो संस्कृति थी तो आरंभिक अवस्था में पशुपालन ही जो है सो अर्थव्यवस्था का आधार था, जो धीरे धीरे ही सही लेकिन कृषि की ओर उन्मुख हो रही थी, है ना। हम लोग पाते हैं कि ऋग्वेद में कृषि से संबंधित बहुत सारे शब्द जो हैं सो हम लोगों को मिलते हैं, है ना। तो उन शब्दों का अर्थ क्या है तो यह परीक्षा के लिए जो है सो महत्वपूर्ण है, जो आपको जानना है ना। कृषि के अंतर्गत ऋग्वैदिक काल में यौ की खेती का उल्लेख हम लोगों को मिलता है, मतलब कि जौ की खेती का जो है सो उल्लेख मुख्य रूप से हम लोगों को जो है सो मिलता है। कृषि के लिए जो प्रयुक्त जो शब्द हम लोगों को मिलता है ना, जो ऋग्वैदिक काल के बाद का, ऋग्वैदिक काल के अंतिम समय का है ना। मतलब कि 500 वर्षों का जो ये इतिहास है तो हम लोग पाते हैं क्या कि ये सारे शब्द जो आए हैं ये मुख्य रूप से प्रथम और दशम अध्याय में जो है सो हम लोगों को मिलते हैं, जो बाद के काल का है ना। मतलब उत्तर वैदिक काल से जस्ट पहले के जो है सो काल का है। ठीक है। इसमें जुते हुए खेत के लिए उर्वरा शब्द का जो है सो उल्लेख हम लोगों को मिलता है। इसी प्रकार से हल को लांगल जो है सो कहा गया है। फिर खाद को, खास करके गोबर की खाद को करीशु शब्द से जो है सो अभिव्यक्त किया गया है। अनाज रखने का जो कोठार था, अनाज रखने का जो गोडाउन जिसको हम लोग कहते हैं, उसके लिए स्थवी शब्द का जो है सो प्रयोग हम लोग देखते हैं, है ना। हलवाहा को कीवास जो है सो कह करके पुकारा गया है। बादल को पर्जन्य कह करके जो है सो पुकारा गया है। नहर के लिए कुल्या शब्द जो है सो हम लोगों को मिलता है। कुआं के लिए अवल शब्द का जो है सो प्रयोग किया गया है। और जौ की बनी हुई जो रोटी होती है तो उसके लिए अनूप शब्द का प्रयोग किया गया है। और हल से बनी हुई जो नाली होती है, जो खेतों में जो नाली पानी पटाने के लिए हम लोग जो है सो करते हैं, उसके लिए सीता शब्द का जो है सो प्रयोग किया गया है। तो ये सारे शब्द कृषि से संबंधित हम लोगों को जो है सो ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब अगर हम लोग शिल्प और उद्योगों की अगर चर्चा करें तो ऋग्वैदिक काल में बहुत सारे शिल्प जो है सो प्रचलित हम लोग देखते हैं। क्या था भाई, तो मिट्टी का जो है सो बर्तन बनाना, बढ़ईगिरी मतलब लकड़ी का जो है सो काम करना, है ना। धातु का जो है सो काम करना, चमड़े का जो है सो काम करना, ये सब कुछ प्रमुख जो है सो शिल्प थे, है ना। कपड़ा जो है सो बुनना, ये कपड़ा बुनना एक बड़ा उद्योग था। मतलब वस्त्र उद्योग जो है वो एक बड़ा उद्योग था ऋग्वैदिक काल में। ठीक है ना। रेशम
बुनने वाले जो लोग थे, रेशम का भी जो है सो उल्लेख हम लोगों को ऋग्वेद में मिलता है। तो रेशम बुनने वालों के लिए तंतुबाय शब्द का जो है सो प्रयोग मिलता है। इसी प्रकार से करघा को तसर जो है सो कहा गया है। जुलाहे के लिए वाय शब्द का प्रयोग किया गया है। चमड़े का काम करने वालों के लिए चर्मन्य शब्द का जो है सो प्रयोग किया गया है ना। इस काल में धातु के रूप में हम लोग तांबे का जो है सो मुख्य रूप से प्रयोग देखते हैं। ऋग्वैदिक काल के लोग लोहे से जो है सो अनजान थे, लोहे का प्रयोग ये लोग जो है सो नहीं जानते थे। और ऋग्वेद में अयस शब्द का जो प्रयोग हुआ है, तो इस अयस शब्द का अर्थ तांबे से ही है ना। मतलब कि धातुओं के रूप में हम लोग पाते हैं कि तांबे से जो है सो ये लोग परिचित थे, ठीक है ना। बहुत से ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने ये कहा है कि अयस का अर्थ तांबा या कंसा है। तो हम लोग पाते हैं क्या कि तांबे से ये लोग जो है सो परिचित थे। जो भी थोड़े बहुत औजार हम लोगों को इस काल के उपलब्ध हुए हैं, तो तांबे का बना हुआ जो है सो हम लोग मुख्य रूप से जो है सो देखते हैं। जब आगे लोहे का जब हम लोग पाते हैं कि जब ज्ञान हुआ आर्यों को, तो हम लोग देखते हैं कि लोहे के लिए श्याम अयस शब्द का जो है सो प्रयोग किया गया और तांबे के लिए लोहित अयस शब्द का जो है सो प्रयोग किया गया है ना। तो तांबे का ज्ञान था और अयस शब्द का अर्थ मुख्य रूप से तांबे से है ना। अगर हम लोग व्यापार वाणिज्य की हम लोग अगर बात करें, तो व्यापार वाणिज्य ऋग्वैदिक काल में सीमित था। चूंकि अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन था, तो वैसे भी व्यापार वाणिज्य जो है वो सीमित होगा, लेकिन फिर भी व्यापार वाणिज्य जो है सो होता था, सीमित ही सही लेकिन होता था। और व्यापार वाणिज्य करने वाले जो लोग थे, ये पनी लोग मुख्य रूप से जो है सो व्यापार करते थे, जो उत्तर हड़प्पाई लोग थे और अनार्य थे, है ना। हम लोगों को ज्ञात होता है कि पनी लोग जो हैं वो व्यापार वाणिज्य में शामिल थे और मुख्य रूप से कपड़े का, चादर का, पशुओं की खालों का, कुछ समुद्री उत्पादों का, है ना, मूंगा, मोती, कौड़ी आदि का जो है सो व्यापार होता था, ठीक है ना। पनी लोगों को, जैसा कि मैंने कहा कि ये आर्यों के दुश्मन के रूप में जो है सो चित्रित हैं और ये प्रमुख वणिक वर्ग के रूप में, व्यापारी के रूप में जो है सो समाज में जाने जाते थे, है ना। अगर विनिमय प्रणाली की हम लोग अगर बात करें, तो हम लोग पाते हैं ऋग्वैदिक काल में विनिमय के साधन के रूप में जो है सो गाय, घोड़े और निष्क का जो है सो उल्लेख हम लोगों को मिलता है ना। अब ये निष्क की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ये स्वर्ण आभूषणों को कहा जाता था, या फिर आप सोने के ढेले को भी जो है सो निष्क कह सकते हैं, है ना। मतलब कि निष्क शब्द का प्रयोग या तो स्वर्ण आभूषण के लिए हुआ है या नहीं तो सोने के ढेले के रूप में हुआ है ना। नियमित सिक्कों का प्रचलन जो है सो इस काल में नहीं हुआ था। मतलब सिक्के इस काल में जो है सो ज्ञात नहीं थे। वस्तु विनिमय प्रणाली ही जो है सो प्रचलित थी, है ना। गाय, घोड़ा और निष्क मुख्य रूप से विनिमय के साधन के रूप में जो है सो प्रयोग में लाए जाते थे, ठीक है ना। सूदखोरी का भी उल्लेख हम लोगों को मिलता है। मतलब सूद पर पैसा लगाने की परंपरा भी थी। सूदखोरों को जो है सो बैकनॉट कहा गया है ऋग्वेद में, है ना। और यह उल्लेख हम लोगों को मिलता है कि ब्याज पर पैसा जो है सो लगाया जाता था और ब्याज की जो दर थी वो मूलधन का 8वां या 16वां भाग जो है सो होता था, ठीक है ना। हम लोगों को तौल के माप के रूप में मान शब्द का भी जो है सो प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है ना। तौल की एक इकाई के रूप में मान शब्द जो है सो प्रयोग उल्लेखित है ऋग्वेद में। तो इस प्रकार से हम लोग जो है सो ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था में पशुपालन की स्थिति को देखें, कृषि की स्थिति को देखें, शिल्प और उद्योगों की स्थिति को देखें, व्यापार वाणिज्य और फिर विनिमय प्रणाली की स्थिति को जो है सो देखें, है ना। ऋग्वेद में अष्टकर्णी शब्द का भी जो है सो प्रयोग मिलता है। इससे यह प्रतीत होता है कि संभवतः ऋग्वैदिक लोगों को अंकों की जानकारी भी जो है सो रही होगी, ठीक है। तो ये सारी बातें ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था से संबंधित थी और इस पर हम लोग चर्चा किए। और आप ये भी ध्यान रखिएगा कि कृषि से संबंधित अगर हम लोग बात करें, तो ऋग्वेद में अतिवृष्टि और अनावृष्टि शब्द का भी जो है सो प्रयोग मिलता है। ऋग्वैदिक लोगों को 5 ऋतुओं का भी जो है सो ज्ञान था, ठीक है ना। आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऋग्वैदिक धर्म पर जो है सो चर्चा करेंगे। धन्यवाद।